नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित गवर्नमेंट इंटर कॉलेज यानी कि जीआईसी प्रवक्ता के लिए सामान्य अध्ययन के लिए प्रैक्टिस सेट 8वां हल करेंगे। इसके पहले 7 प्रैक्टिस सेट हल करा चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहां से देख सकते हैं। ऊपर आई बटन पर क्लिक करके यहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका कि निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना था? तो यहाँ पे ए विकल्प से हो जाएगा कलकत्ता अधिवेशन 1917। कांग्रेस के 32वें अधिवेशन का आयोजन 1917 में किया गया था और ये आपका कोलकाता में हुआ था। और इसमें एनी बेसेंट को कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष चुना गया था। तो यदि पूछा जाए प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वह एनी बेसेंट थी। और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा जाएगा तो सरोजनी नायडू बनी थी, जो कि 1925 में ये कानपुर अधिवेशन में बनी थी। दूसरा प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से किसने हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था? तो यहाँ पे आपका सी विकल्प से हो जाएगा दंती दुर्ग ने। दंती दुर्ग या दंती वर्मन ये मान्यखेत के राष्ट्रकूट वंश का जो है संस्थापक था। तो उसकी राजधानी जो है कर्नाटक के गुलबर्गा क्षेत्र में थी। और साहित्यिक जो है साक्ष्यों के अनुसार उसने हिरण्यगर्भ नामक एक धार्मिक यज्ञ कराया था। किसने? तो दंती दुर्ग ने कराया था। और तीसरा प्रश्न आपका, कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन से हो जाएगा 81 ईस्वी सन। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध अभिलेख की तिथि वह 81 ईस्वी सन है। यह प्रतिमा मथुरा से लाकर कनिष्क के राज्यारोहण, जो कि राज्यारोहण कनिष्क का हुआ था 78 ईस्वी में, कि तीसरे जो है सारनाथ में ये स्थापित की गई थी। तो यहाँ पे बी विकल्प से हो कि कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? तो 81 ईस्वी सन है ये। चौथा प्रश्न, औरंगजेब ने किसको साहिबात उज जमानी की उपाधि प्रदान की थी? तो यहाँ पे सी ऑप्शन से हो जाएगा जहां आरा को। औरंगजेब ने जहां आरा को साहिबात उज जमानी की उपाधि प्रदान की थी। जहां आरा बेगम ये सम्राट शाहजहां और महारानी मुमताज महल की सबसे बड़ी बेटी थी। वह अपने पिता के उत्तराधिकारी और छठे मुगल सम्राट औरंगजेब की बड़ी बहन भी थी, जहां आरा। तो सी ऑप्शन यहाँ से होगा आपका। पांचवा प्रश्न है, बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो यहाँ पे ए विकल्प से हो जाएगा सर एंड्रूज फ्रेजर था। सर एंड्रूज हेंडरसन लीथ फ्रेजर का पूरा नाम था। ये भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी थे। इन्होंने वर्ष 1903 से लेकर के 1908 तक ये बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में अपनी सेवाएं दी थी। और बंगाल विभाजन जो हुआ था ये आपका 1905 में हुआ था। और बंगाल विभाजन की योजना में जो है इनकी महत्वपूर्ण भूमिका भी रही सर एंड्रूज फ्रेजर की। अगला क्वेश्चन अब आपका, भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान अवस्थित है कहाँ पर? तो ये अवस्थित है बरेली में। ये ऑप्शन से हो जाएगा भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान। ये उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के में जो है इज्जत नगर, यदि पार्टिकुलर स्पेस पूछा जाए स्थान, तो इज्जत नगर में जो है यह स्थित है। और यह पशु चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में भारत की प्रमुख संस्था है। इसकी स्थापना जो हुई थी 1889 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों, यदि आप यूपीपीएससी और यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म से जुड़ के आप आसानी से जो है एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। आपको बता दें कि जो हमारे इसमें बैच कोर्स जो अवेलेबल हैं इस समय अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, तो यूपीपीएससी पेट कंप्लीट कोर्स है। तो जो लोग यूपीपीएससी पेट एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। 5 मार्च से शुरू हो रहा है बैच ये। उसके बाद यूपीएसआई फाउंडेशन बैच कोर्स है, ये आपका 8 मार्च से शुरू हो रहा है। पूरा जो है 6 महीने का ड्यूरेशन है यूपीएसआई फाउंडेशन बैच कोर्स का। तो जो लोग यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं आप जुड़ सकते हैं। यूपीएससी ARO बैच प्रीलिम्स बैच है, ये आपका 10 मार्च से शुरू हो रहा है। उसके बाद यूपीपीएससी प्रीलिम्स बैच कोर्स 2021, ये आपका 9 मार्च से शुरू हो रहा है। उसके बाद है यूपीपीएससी अपर सबऑर्डिनेट फाउंडेशन बैच कोर्स, ये आपका 11 मार्च से शुरू है। तो जो लोग इनमें से किसी भी जो है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म से जुड़ के आप एग्ज़ाम को जो है क्रैक कर सकते हैं आसानी से। तो आपको बता दें डिस्काउंट जो है यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो हमारा रेफरल कोड यदि आप यूज करेंगे एग्जाम लर्नर EXAM
LEARNER, तो आपको जो है 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी कि आप 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 1260 रुपये में पड़ जाएगा। उसके बाद 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन 3150 रुपये, 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन 5040, 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 6300 रुपये, और 2 साल यानी कि 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 7560 रुपये पे करना होगा। तो आप जो है रेफरल कोड हमारा यूज ज़रूर कीजिएगा एग्जाम लर्नर, जिससे आपको जो है तत्काल जो है 10% का डिस्काउंट वहाँ पे मिल जाएगा। तो यदि आप जो है अनअकैडमी का लर्निंग ऐप अभी इंस्टॉल नहीं किए हैं तो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद आप लॉगिन करके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और 7वां प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित की गई थी? तो यहाँ पे बी ऑप्शन से हो जाएगा सन 2008 में। जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना 30 जून 2008 को लोकार्पित की गई, और इस कार्य योजना को जारी करने का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के बढ़ते दुष्प्रभावों को कम करना था। 8वां क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। तो यहाँ पे आपका सी विकल्प से हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान संविधान सभा के कुल 11 अधिवेशन हुए थे। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन यानी कि 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था, और इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को जो है बुलाई गई थी, जब सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो अंतिम बैठक की सही तिथि जो है 24 जनवरी 1950 है। 9वां प्रश्न है, लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? तो ये 20 हो सकता है, बी ऑप्शन से हो जाएगा यहाँ पे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना का प्रावधान किया गया है। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितना हो सकता है? तो 552 हो सकता है। इसमें से 530 सदस्य का जो है राज्यों से और 20 संघ शासित प्रदेशों से निर्वाचित होना जो है निर्धारित है। तो वही पूछा गया, केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? तो 20 हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि निम्न में से किसका परिणाम है? तो यहाँ दिया गया अशोधित जन्म दर, अशोधित मृत्यु दर, प्रव्रजन, विवाह। तो कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा विकल्प सही होगा यहाँ पे। तो यहाँ सही हो जाएगा आपका डी विकल्प, ए और बी दोनों, यानी कि अशोधित जन्म दर और अशोधित मृत्यु दर। जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या परिवर्तन का अभिप्राय किसी क्षेत्र में जो है समय की किसी निश्चित अवधि के दौरान बसे हुए लोगों की संख्या में परिवर्तन से है, और यह परिवर्तन आपका धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। इसे निरपेक्ष संख्या अथवा जो है प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त किया जा सकता है। तो जनसंख्या परिवर्तन किसी क्षेत्र की आर्थिक प्रगति, सामाजिक उत्थान, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का महत्वपूर्ण सूचक होता है, और जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि किसी क्षेत्र में विशेष 2 समय अंतरालों में जन्म और मृत्यु के अंतर से बढ़ने वाली जनसंख्या को उस क्षेत्र की प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। तो यहाँ पे जो है आपका पूछा गया है कि जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि निम्न में से किसका परिणाम हो सकता है? तो अशोधित जन्म दर और अशोधित मृत्यु दर। इसमें प्रव्रजन शामिल नहीं है और विवाह भी शामिल नहीं है। तो ए और बी यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 11वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मार्ग निम्नलिखित में से किस नगर से नहीं गुजरेगा? तो यह बस्ती से होकर के नहीं गुजरेगा, बी ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा। 14 जुलाई 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के जनपद आजमगढ़ के ग्राम मंदूरी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे निर्माण कार्य का जो है शिलान्यास किया था। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ से प्रारंभ होकर के बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, फैजाबाद, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ होते हुए गाजीपुर तक जाएगा। इसमें बस्ती जो है, बस्ती को यह टच नहीं करेगा, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा पठार है? तो यहाँ पे आपका सी विकल्प से हो जाएगा कोलोराडो का पठार। कोलोराडो का पठार जो है देखा जाए क्षेत्रफल में तो यह 1,30,000 वर्ग मील इसका जो है क्षेत्र विस्तार है। उसके बाद कोकोनीनो जो है पठार का विस्तार जो है 5,812 वर्ग मील है। एक्वेरियस पठार का विस्तार ये आपका 900 वर्ग मील है। कोलंबिया पठार का विस्तार जो है ये आपका 1,00,000 वर्ग मील है। तो सबसे बड़ा जो है कोलोराडो है, इसका विस्तार 1,30,000 वर्ग मील है। सी विकल्प से हो जाएगा यहाँ।
13वां प्रश्न है, अधोलिखित में से कौन सा जीव से जैवमंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है? तो यहाँ आपका सी ऑप्शन से हो जाएगा, जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिक तंत्र और भूदृश्य। एक क्वेश्चन जो है आपको कराया भी गया है इसके पहले भी। तो जीव से जैवमंडल का जैविक संगठन का सही क्रम जो होगा, सबसे पहले जनसंख्या, जनसंख्या से समुदाय बनेगा, उसके बाद जो है पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण होगा, उसके बाद जो है भूदृश्य। अगला क्वेश्चन है वो आपका, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो 4 विकल्प दिया गया है, इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला है गिनी बिसाऊ, दिया गया बिसाऊ, तो गिनी बिसाऊ की राजधानी जो है बिसाऊ है, सही है। बी, ताइवान की राजधानी ताइपेई है, ये भी सही है। निकारागुआ की राजधानी मानागुआ, ये भी सही है। डी ऑप्शन, मालदीव की राजधानी दिया गया मलाबो, जो कि गलत है। मालदीव की राजधानी क्या है? माले है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। 15 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नहर दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है? तो यह लुडविग्स नहर, सी विकल्प से हो जाएगा। लुडविग्स नहर ये दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है। और साल्ट सेंटी मारी नहर ये आपका कनाडा में है। कहाँ है? तो कनाडा में है। वोल्गादोन नहर ये रूस में है। सफ़ेद सागर नहर ये भी जो है रूस में है। तो यहाँ जो है सी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय पार्क की स्थापना हुई थी कब? तो यह हुआ था 1996 में, सी ऑप्शन से हो जाएगा। रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय पार्क की स्थापना 1996 में हुई थी। यह पार्क अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो यदि पूछा जाए रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है, तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में यह स्थित है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? तो यहाँ पे सी ऑप्शन से हो जाएगा कि नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से किसी एक को। लोकसभा चुनाव जीतकर सत्ता में आने वाली पार्टी या फिर जो है गठबंधन की पहली प्राथमिकता प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करने की होती है। और यह संसद के निम्न सदन यानी कि लोकसभा में सबसे अधिक समय गुजारने वाले सदस्य या निर्वाचित सबसे वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर यानी कि अस्थायी स्पीकर नियुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा एक क्षेत्रीय परिषदों का लक्षण नहीं है? तो यहाँ ए ऑप्शन से हो जाएगा, यह एक संवैधानिक संस्था है। क्षेत्रीय परिषद एक सांविधिक निकाय है, न कि संवैधानिक संस्था है। इनका गठन राज्यों के बीच अंतर राज्य सहयोग और समन्वय बढ़ाने के लिए राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत किया गया था। तो ये विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न आपका, निम्न योजनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें आरंभ होने के कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला है प्रधानमंत्री जन धन योजना, दूसरा है डिजिटल जेंडर एटलस फॉर एडवांसिंग गर्ल्स एजुकेशन इन इंडिया, तीसरा है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, चौथा है मुद्रा बैंक योजना। तो नीचे दिए गए कोटों से सही उत्तर चुनना है। तो यहाँ जो है आप देख सकते प्रधानमंत्री जन धन योजना कब आया था? तो ये 28 अगस्त 2014 को आया था। डिजिटल जेंडर एटलस फॉर एडवांसिंग गर्ल्स एजुकेशन इन इंडिया ये आपका 9 मार्च 2015 को आया। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ये आपका 9 मई कब आया? तो 9 मई 2015 को ये आया। और मुद्रा बैंक योजना ये आपका ये आपका जो है 8 अप्रैल 2015 को आया था, 8 अप्रैल 2015 को। और प्रधानमंत्री जनधन योजना ये 28 अगस्त, डेट जो है आप याद रख सकते हैं, 28 अगस्त 2014। और डिजिटल जेंडर एटलस फॉर एडवांसिंग गर्ल्स एजुकेशन इन इंडिया ये आपका जो है 9 मार्च 2015 को आया था। तो क्रम से लगाने के लिए यहाँ दिया गया है आपका, तो ऑप्शन जो से हो जाएगा आपका एक क्रम से ऑलरेडी जो है लगा हुआ है यहाँ पे। तो ए ऑप्शन से हो जाएगा 1 2 4 3 होगा, क्योंकि ये मुद्रा बैंक योजना 8 अप्रैल में आया था, जबकि 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो 1 2 4 3 सही होगा आपका, ए ऑप्शन सही होगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा। अगला जो प्रश्न है आपका, सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के अंतर्गत प्रारंभ की गई राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना आच्छादित करती है किसको? तो यह केवल असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को।
सी विकल्प से हो जाएगा यहाँ पे। सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के अंतर्गत प्रारंभ की गई राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना यह केवल असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को आच्छादित करती है और 1 अप्रैल 2015 को इस योजना के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को सौंप दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्टअप्स की विशेष आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है किसके द्वारा? तो यहाँ पे डी ऑप्शन से हो जाएगा, उपरोक्त सभी से। स्टार्टअप्स की विशेष आवश्यकताओं को दूत निवेशकों, जोखिम युक्त पूंजी तथा भीड़ वित्त पोषण के माध्यम से पूरा किया जाता है। इन्हें वित्त पोषण के क्षेत्र में नई पीढ़ी के स्रोत का दर्जा दिया गया है। तो यहाँ डी विकल्प से हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत में किस वर्ष में आरंभ हुआ था? यह तो यह हुआ था आपका 1866 ईस्वी में। डी विकल्प से हो जाएगा यहाँ पे। देवबंद आंदोलन की शुरुआत मौलाना हुसैन अहमद एवं अन्य लोगों द्वारा 1866 ईस्वी में देवबंद यूपी, उस समय संयुक्त प्रांत कहलाता था, में दारुल उलूम की स्थापना के साथ हुई थी। अगला क्वेश्चन है, डायनमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है, तो आप सबको पता होगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। सी विकल्प से हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए वह पीड़ित है किससे? तो वह बुलिमिया से पीड़ित है। ए विकल्प से हो जाएगा यहाँ पे। बुलिमिया नर्वोसा एक प्रकार का भोजन संबंधी विकार है यह, और बुलिमिया से ग्रस्त व्यक्ति बहुत कम समय में बहुत अधिक मात्रा में भोजन का सेवन कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है? तो यहाँ पे आपका सी विकल्प से हो जाएगा, फास्फोरस 32। रेडियो फास्फोरस 32 जो है का उपयोग ल्यूकेमिया, जो कि एक प्रकार का रक्त कैंसर है, के इलाज में किया जाता है। तो सी ऑप्शन यहाँ सही होगा आपका। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में जारी 2011 की जनगणना से संबंधित अतिरिक्त आंकड़ों के अनुसार भारत के किस समुदाय में सबसे कम लिंगानुपात है? तो यह है सिख में। बी विकल्प से हो जाएगा यहाँ पे। 25 अगस्त 2015 को जारी वर्ष 2011 के धर्म आधारित जनसंख्या आंकड़ों के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात सिख समुदाय का है, जो कि 903 है। बौद्ध, जैन एवं मुस्लिम समुदाय का लिंगानुपात, बौद्ध का जो है लिंगानुपात देखा जाए तो ये 965 है, जैन का लिंगानुपात 940 है, मुस्लिम का जो है लिंगानुपात कितना है तो 951 है। सबसे कम सिख का है 903। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ दशक दिया गया, दूसरी तरफ जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर प्रतिशत में दिया गया, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो डी ऑप्शन यहाँ सुमेलित है। 2001 से 2011 के बीच जो है जनसंख्या का दशकीय वृद्धि दर जो रहा वह 17.64% रहा, न कि 19.05। तो ये आपका सुमेलित है। बाकी 1971 से 81 के बीच जनसंख्या की वृद्धि जो है सर्वाधिक रही 24.66, 1981 से 91 के बीच 23.87 रहा, 1991 से 2001 के बीच 21.54 रहा। तो डी ऑप्शन आपका सुमेलित नहीं है यहाँ। 28 नंबर प्रश्न है, किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mmHg है, तो इस उल्लेख में Hg से तात्पर्य क्या है? तो यह मरकरी से होता है। बी विकल्प से हो जाएगा यहाँ पे। मनुष्य का औसत रक्तचाप जो होता है वह 120/80 होता है। जब कोई डॉक्टर हमारा रक्तचाप नापता है तो वह वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष होता है। यदि किसी व्यक्ति का रक्तचाप जो है 140 mmHg है, इसमें Hg से तात्पर्य रासायनिक तत्व मरकरी यानी कि पारे से होता है। तो बी विकल्प से हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न आपका, एक संख्या 2 अंकों की है, यदि अंकों के स्थान आपस में बदल दिए जाएं और नई संख्या को मूल संख्या में जोड़ दिया जाए तो परिणामी संख्या सदैव ही विभाजित होगी किससे? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी से होगा, 11 से। 2 अंकों की मूल संख्या आप कोई भी मान सकते हैं। मान लीजिए 12 है, तो 12 प्लस कह रहा है, इसे पलट दिया जाता है, तो 12 प्लस जो है पलट देंगे आप तो 12 को हम 21 लिख सकते हैं। अब अंकों के स्थान बदलने पर ये आपका जो है देख सकते हैं 12 है, कोई भी आप संख्या मान सकते हैं। तो 12 हम माने हैं तो 12 को हम पलट देंगे तो 12 को 21 लिख सकते हैं। दोनों को जोड़ेंगे हो जाएगा 33। अब ये किससे विभाज्य होगा 33? तो 11 से ऑलरेडी जो है विभाज्य है। तो वही जो है कह रहा है यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 6 सदस्यों वाले परिवार में 3 वर्ष पूर्व औसत आयु 19 वर्ष थी।
तो एक बच्चा पैदा होने के बाद भी औसत आयु वही है, तो बच्चे की आयु आपको बताना है वर्ष में कितना हो जाएगा यहाँ पे। तो 6 सदस्यों वाले परिवार में 3 वर्ष पूर्व औसत आयु दिया गया है ऑलरेडी 19 वर्ष है। और चूँकि 6 सदस्य वाले परिवार में 3 वर्ष पूर्व कुल आयु कितना हो जाएगा, तो 19 गुणे 6 कर सकते हैं आप। तो 19 छक्का होता है 114, यानी कि 114 वर्ष हो जाएगा। तो 6 सदस्य वाले परिवार की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, तो 114 प्लस 6 गुणे 3 हो जाएगा। 6 गुणे 3 हो जाएगा 18 और 114 प्लस 18 कितना हो जाएगा आपका 132 वर्ष। क्योंकि जो है बच्चा पैदा होने के बाद परिवार के सदस्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 7 हो जाएगी। तो 7 सदस्यों की कुल आयु हो जाएगा 132 प्लस बच्चे की आयु हो जाएगा। तो 7 सदस्यों की औसत आयु निकाल लीजिए, तो 132 प्लस बच्चे की आयु बटा 7 कर लीजिए। तो औसत आयु 19 है बराबर 132 प्लस बच्चे की आयु बटा 7 हो गया। तो 132 प्लस बच्चे की आयु बराबर हो जाएगा आपका 19 गुणे 7। तो 19 गुणे 7 हो जाएगा आपका 133। तो 132 ये आपका 133 माइनस हो जाएगा 132। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 1 वर्ष निकल के आएगा कितना 1 वर्ष। बच्चे की आयु कितना होगा 1 वर्ष, ये ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न आपका, यदि किसी घन की भुजा 20% बढ़ा दी जाए तो उसका आयतन कितना बढ़ जाएगा। तो आयतन जो है 72.8% बढ़ेगा। घन की भुजा को आप x मान सकते हैं और घन का आयतन आपको पता है a क्यूब होता है, यानी कि x का क्यूब हो जाएगा। तो प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ाने पर जो है प्रत्येक भुजा की लंबाई जो होगी तो वह x का यानी कि x प्लस x का जो है 20%, तो x प्लस x गुणे 20/100 बराबर जो है आ जाएगा, एक कट जाएगा 5 बार में 20/2500, तो 5 1 5 एक 6x/5 हो जाएगा। तब नया आयतन जो हो जाएगा आपका 6x/5 का होल क्यूब हो जाएगा। तो 6 का क्यूब होता है 216, तो 216 x क्यूब बटा 125 हो गया। माइनस कर देंगे कितना x क्यूब। तो नया जो आयतन में वृद्धि हुई वो आपका पता चल जाएगा 216 x क्यूब माइनस 125 x क्यूब बटा 125। टोटल माइनस करेंगे 216 में से 125 एक्स क्यूब, तो हो जाएगा 91 एक्स क्यूब बटा 125। तो अभीष्ट वृद्धि जो हो जाएगी वह 91 एक्स क्यूब बटा 125 बटा एक्स क्यूब गुणे 100। तो आंसर जो आपका हो जाएगा 72.8। कट करेंगे इसे तो 72.8 निकल के आएगा आपका। अगला प्रश्न है, अपराह्न 1:10 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण पूछा गया है, कितना होगा। मान लीजिए घड़ी हो गई, पूछ रहा है ये 12 हो गया, 6 हो गया और ये जो है 3 हो गया और ये 9 हो गया। तो कह रहा अपराह्न 1:10 पर 1:10 के बीच यही जो है कोण पूछा गया है, कितना होगा। तो एक फार्मूला आता है इसका, घंटे की सुई में आपको क्या कर देना है 30 से गुणा कर देना है। तो 1:10 तो घंटा की सुई जो है आपको 1 यानी कि उसमें आपको 30 से गुणा करना है, हो गया। उसके बाद दोनों का जो डिफरेंस निकाल लेना है प्लस माइनस। उसके बाद मिनट की सुई में आपको किससे गुणा करना है, तो 11/2 से गुणा करना है। मिनट कितना है 10, तो 11/2 से इसी में गुणा कर देना है। तो ये 5 बार में कट जाएगा और 11×5 = 55 हो जाएगा। 30 में 1 का गुणा करेंगे 30 होगा, प्लस माइनस जो है 11×5 = 55 हो जाएगा। तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो आप हो जाएगा यहाँ 30 + 25 यानी कि 25 डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ बी ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे फार्मूला याद जरूर रखिए कि घंटे की सुई में आपको किससे गुणा करना है 30 से गुणा करना है और मिनट की सुई में 11/2 से गुणा करेंगे आप, तो दोनों के बीच का जो है कोण निकल के आ जाएगा। अगला जो प्रश्न आपका, चिल्लाना का संबंध है फुसफुसाना से और दौड़ना का संबंध पूछा गया है, इसमें क्या होगा। तो यहाँ पे आपका सी विकल्प से हो जाएगा। जिस प्रकार फुसफुसाना में आवाज़ धीमी तथा चिल्लाना में आवाज़ तेज होती है, उसी प्रकार दौड़ना में चाल तेज तथा टहलना में चाल धीमी होगा, यानी कि सी विकल्प से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको, गीता की ओर इशारा करते हुए अर्जुन ने कहा, मैं उनकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। तो गीता का अर्जुन से कैसा संबंध होगा यहाँ पे, तो ए विकल्प से हो जाएगा। क्योंकि गीता की माँ का पुत्र अर्थात गीता का भाई और गीता के भाई का इकलौता पुत्र अर्थात वह गीता का क्या होगा, तो भतीजा होगा। तो यानी कि उसका संबंध होगा बुआ से, ए विकल्प से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ एक वृत्त में खड़े हैं। एफ और सी के बीच बी है, ई और डी के बीच ए है, डी के बाएं एफ है, तब ए और एफ के बीच कौन होगा यहाँ पे। तो एक जो है वृत्त कह रहा
और कह रहा है कि 6 व्यक्ति हैं A B C D E और F। तो केंद्र की ओर मुख करके जो है बैठने पर जो है पूछा गया यहाँ पे 6 व्यक्ति मान लीजिए, 2 2 4 2 6 हो गए। कह रहा है कि आपका F और C के बीच में B है। तो ये मान लीजिए F हो गया और ये C हो गया, F और C के बीच में B है। फिर कह रहा है कि E और D के बीच में A है। E और D के बीच में कौन है? तो A है। मान लीजिए ये E हो गया और ये D के बीच में कौन है? E है। D के बाएं F है, D के बाएं F हो गया। और तब A और F के बीच कौन है? A और F के बीच जो है, यानी कि ये पूछ रहा है A और F के बीच कौन है? तो D है। यानी कि आंसर जो हो जाएगा आपका C विकल्प से हो जाएगा यहाँ पे। अगला जो प्रश्न है आपका 1 जनवरी 2021 को किसने भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड यानी कि सेल के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो सोमा मंडल ने, C विकल्प से हो जाएगा यहाँ पे। सेल का फुल फॉर्म जो होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड होता है। उसके नए अध्यक्ष के रूप में जो है सोमा मंडल जो है ये पद इनको दिया गया है और ये इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला हैं। और 37 नंबर प्रश्न है 4 फरवरी 2021 से 4 फरवरी 2022 तक आयोजित किए जा रहे चौरी चौरा शताब्दी समारोह के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो कुल जो है 4 विकल्प दिया गया है, इसमें आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ आपका C विकल्प दिया गया कि इस समारोह में कुल शहीदों के 75 परिजनों को सम्मानित किया गया, ये सही नहीं है। 4 फरवरी 2021 को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो है चौरी चौरा शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया और यह समारोह चौरी चौरा घटना वर्ष के 2022 में 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चौरी चौरा के शताब्दी समारोह को समर्पित एक डाक टिकट भी जारी किया और चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव पर जारी किए गए शुभंकर पर लिखा स्लोगन जो है वह स्वरक्ते स्वराष्ट्र रक्षेत, यानी कि अपने रक्त के बलिदान से अपने राष्ट्र की रक्षा करना चाहिए। तो इसमें पूछा गया कौन सा सही नहीं है, C विकल्प जो है इसमें सही नहीं है। 38 नंबर प्रश्न है आपका 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया, आयोग ने संघ के करों की निवल प्राप्तियों का वर्तमान में 42% की तुलना में 40% हिस्सेदारी राज्यों को दिए जाने की सिफारिश की है। दूसरा है, नवगठित जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों की वित्तीय आवश्यकता को पूरा करने हेतु संघ करों की निवल प्राप्तियों का 2% केंद्र सरकार के पास रखे जाने की सिफारिश की गई है। तो सही विकल्प का चयन करना है इसमें। यहाँ जो सही हो जाएगा आपका, दोनों कथन क्या हैं, इनमें असत्य हैं, यानी कि C विकल्प से हो जाएगा। 1 फरवरी 2021 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 15वें वित्त आयोग की अंतिम रिपोर्ट को संसद में प्रस्तुत किया गया था और 15वें वित्त आयोग का गठन 27 नवंबर 2017 को किया गया था। वित्त आयोग की मुख्य रिपोर्ट को वित्त आयोग कोविड के दौर में 2021 से लेकर 26 के लिए रिपोर्ट शीर्षक से जारी किया गया और यह 1 अप्रैल 2021 से प्रारंभ होकर के 2021-22 से 2025-26 तक के वित्तीय वर्षों को शामिल करते हुए संविधान के अनुच्छेद 281 के अनुपालन में यह अंतिम रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी गई और सरकार द्वारा मंजूरी प्राप्त सिफारिशों के संघ के करों की निवल प्राप्तियों का वर्तमान 42% कितना, तो 42% जो है की तुलना में 41% हिस्सेदारी राज्यों को दिया जाना इसमें शामिल है। तो दोनों ही कथन क्या है इसमें असत्य हैं, C विकल्प से हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, फरवरी 2021 में किसी देश के लिए तीनों फॉर्मेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो यह है तमीम इकबाल, D विकल्प से हो जाएगा यहाँ पे। फरवरी 2021 में बांग्लादेश के ओपनर तमीम इकबाल बांग्लादेश क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले ये बल्लेबाज भी बन गए हैं और यह उपलब्धि उन्होंने चटगांव में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज के विरुद्ध हासिल किया है। तो D विकल्प से हो जाएगा यहाँ। अंतिम प्रश्न है 28 जनवरी 2021 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 जारी किया गया। इसे संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। पहला है, इस वर्ष इस सूचकांक में कुल 180 देशों या क्षेत्रों को रैंकिंग प्रदान की गई है। दूसरा है, सूचकांक में न्यूजीलैंड और डेनमार्क को संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान पर रहे हैं और तीसरा है, सूचकांक में भारत को 86वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है ये बताना है आपको। तो यहाँ सभी जो है सही है, आपका D विकल्प सही हो जाएगा।
28 जनवरी 2021 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक यानी कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020 जारी किया गया और इस सूचकांक में कुल 180 देशों की रैंकिंग जो है प्रदान की गई है और यह सूचकांक 0 से लेकर के 100 अंकों तक विस्तारित है, जिसमें 0 का अर्थ होता है सर्वाधिक भ्रष्ट तथा 100 का अर्थ होता है सर्वाधिक ईमानदार। तो इस वर्ष सूचकांक में न्यूजीलैंड और डेनमार्क संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान पर रहे हैं। इनका स्कोर जो है 88 था और इस सूचकांक में भारत, मोरक्को, बुर्किना फासो, त्रिनिदाद एवं टोबैगो, टर्की एवं तिमोर लेस्टे के साथ संयुक्त रूप से यह 86वें स्थान पर रहा है भारत। तो तीनों ही कथन यहाँ सही है, यानी कि उपयुक्त सभी, डी विकल्प से हो जाएगा यहाँ पे। तो दोस्तों जो है ये था आपका GIC यानी कि गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता का 8वां प्रैक्टिस सेट। इसके पहले जो है 7 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से देख सकते हैं। तो वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।